नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जो राज्यपाल में परिवर्तन आया है विभिन्न राज्यों में, इसके अलावा मुख्यमंत्री, यहां तक हमने बात कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना के बारे में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हम डेली कम से कम 2 वीडियो कवर करेंगे ताकि ये मैगज़ीन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और आपके पास रिवीजन का भी टाइम मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। ठीक है, हिमाचल में 2 ज़िले शिमला और कुल्लू, यहाँ पर इसको सरकार ने मंजूरी दे दिया है। इसकी जो क्षमता होगी वो 210 मेगावाट की होगी। बस इसमें और भी कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पर ये 3 चरणों में संपन्न होगा, लेकिन ऐसे सवाल कभी पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के बारे में। ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है किसने इसको जारी किया है, तो बेंगलुरु में एक संस्था है, गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल थिंक टैंक है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। 2016 से इसे हर साल जारी किया जाता है। किस आधारों पर, तो उनके गवर्नेंस परफॉर्मेंस, जो हमारे राज्य हैं उनके गवर्नेंस की कैसी परफॉर्मेंस है, इसी के आधार पर ये रैंक तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इसमें क्या क्या पैरामीटर्स अपनाए गए हैं, तो 3 पिलर्स हैं, 5 इसमें थीम्स हैं, इसके अलावा 13 SDGs हैं और 50 इंडिकेटर्स हैं। ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ठीक है, बस एक जानकारी के लिए मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पर 3 पिलर्स में क्या क्या है, इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अगर पैरामीटर्स पूछना भी होता है तो वो HDI है, इन सब का पूछता है, ना कि यहाँ का पूछेगा। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे सीधे यहाँ पर कौन सा राज्य श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ है। छोटे राज्यों की बात करें तो यहाँ पर गोवा को सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य के रूप में दर्जा मिला है। अगर यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ में सबसे बेहतर जो गवर्नेंस है वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं ऐसे। केरल हो गया बड़े राज्यों में। ठीक, केरल बड़े राज्यों में, तमिलनाडु सेकेंड नंबर पर आता है। और यहाँ पर देखें जो अंतिम 5 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है 18th। उत्तर प्रदेश का तो आपको ज़रूर ही याद रखना है। बिहार की रैंकिंग कितनी है, 16। ठीक है, बिहार तो हमसे बेहतर रैंकिंग में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिशन शक्ति का तीसरा चरण, मिशन शक्ति नाम से ही लग रहा है ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ठीक है, के उद्देश्य से बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ, वहाँ से मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि बलरामपुर में एक केस भी हो गया था, वहाँ पर उस महिला की डेथ भी हो गई थी। ठीक है, हमारे देश की ये बहुत बड़ी समस्या ये है। और फिर उन्हीं दलित महिला के सम्मान में मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, आपको याद रखना है, बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये जो ख़त्म होगा, ये चरण जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के बारे में है। अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत सरकार के द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में 2020 इंडियन टूरिज्म स्टैट्स एट ए ग्लांस 2020 नामक एक रिपोर्ट पब्लिश किया। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि हमारे देश में 2019 में लगभग 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। लगभग मतलब 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए थे, जिनमें जो ग्रोथ रेट रही है वो 3.5% रही है, क्योंकि पिछले साल जो है वो कम थे 2018 में, और 2019 में 3.5% की वृद्धि के साथ लगभग 1 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए हुए थे। अब यहाँ बात करें तो देख सकते हैं, यहाँ देखिए संपूर्ण विश्व में जो भी पर्यटन हुआ है उसका भारत का हिस्सा कितना है, 1.223% है। ठीक है, और इस दृष्टिकोण से पर्यटक आगमन के मामले में जो टूरिस्ट आते हैं हमारे देश में, उस मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान कितना है, 23वां है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है, 23वां। ठीक, अब यहाँ बात करें तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो किस देश से सबसे ज़्यादा पर्यटन
पर्यटक जो हमारे देश में आते हैं तो वो है बांग्लादेश। और सेकंड नंबर पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। और थर्ड नंबर पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन इसके अलावा वो कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। और सेकंड नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। ठीक है। और थर्ड नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश टॉप पर है और आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो रैंकिंग दी गई थी, एक रैंकिंग ये है कि पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत की रैंकिंग कितनी है? 23वां है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। और यहाँ पर भारत का हिस्सा 1.23% है बस। और यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, जोजिला टनल के बारे में है। जोजिला टनल जो है, इसकी शुरुआत जो हुई थी निर्माण 15 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत हो गई। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 14.15 किलोमीटर है। ठीक है। NH1 पर ये बनाई जा रही है, जोजिला दर्रे के नीचे। ठीक है, जोजिला दर्रा जो पास है उसी के नीचे ये बनाई जा रही है। यह श्रीनगर को द्रास और कारगिल से होते हुए लेह को जोड़ेगी। मतलब श्रीनगर और लेह को जोड़ेगी और उसके बीच वाला जो एरिया है द्रास और कारगिल है। ठीक है। और इससे क्या होगा? ये काफ़ी स्ट्रेटजिक ये लोकेशन है। आप यहाँ पर लोकेशन देखें, ये है, ये श्रीनगर, ये पुराना मैप है। ठीक है। तो मैप में नहीं जाना है, हमें लोकेशन देखनी है। श्रीनगर ये है और यहाँ से होते हुए कारगिल होते हुए ये लेह को जोड़ेगी। ठीक है। आपको पता है कि जब शीतकाल आता है तो यहाँ पर ये वैसे भी ऊंचाई वाला ये एरिया है, टेम्परेचर कम होता है और शीतकाल में यहाँ पूरा बर्फ़बारी हो जाती है। तो जो सामान्य यातायात का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर इन इलाकों में जो टनल है वो आवश्यक हो जाती है। ठीक है। और ये बहुत जल्दी पूरी भी होने वाली है, 2024 से पहले ये पूरी हो जाएगी। और जब पूरा हो जाएगा ये इस टनल का निर्माण, तो यह एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल होगी। मतलब इसमें 2 लेन होगा, बाई डायरेक्शनल होगी। एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी टनल बन जाएगी। क्लियर है? आगे बात करें अटल टनल के बारे में, तो ये रोहतांग दर्रे के नीचे बनी हुई है और 26 मई 2002, बहुत पहले ही इसका निर्माण का काम शुरू हो चुका था, लेकिन बाद में इसने स्पीड पकड़ा और फिर इसका निर्माण हो गया। 3 अक्टूबर 2020 को यह राष्ट्र को समर्पित कर दी गई हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग राजमार्ग अटल टनल, पहले इसका नाम रोहतांग टनल था, बाद में नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया। ठीक है। ये जो टनल है इसके बारे में अगर देखें, इसका निर्माण किसने किया है? तो BRO ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? तो इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है अटल टनल की। और यह हिमाचल के मनाली मतलब कुल्लू ज़िला, और कुल्लू ज़िला को लाहौल स्पीति घाटी से ये जोड़ती है। ठीक है। इससे क्या होता है, जब बर्फ़बारी का मौसम होता है फिर भी ये जो हिमाचल वाला एरिया है वो पूरी तरीके से अलग नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो नॉर्मल चलता रहता है। ठीक है। और बस इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के द्वारा डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य जो है यहाँ पर वो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना और उनकी डाटा को लेकर के क्या तैयारी है उस स्तर का आकलन करना है। ठीक है। बस इतनी सी बात। अब यहाँ पर हम राज्यों के बारे में देख लेते हैं, कौन सा राज्य यहाँ पर ठीक तरीके से, या मंत्रालय की बात करेंगे। ठीक है। इसमें जो सर्वाधिक स्कोर हासिल हुआ है वो है हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसे शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। और जबकि यहाँ पर जो आर्थिक कार्य विभाग है जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है उसे अंतिम स्थान हासिल हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट और है जो थर्ड पोजीशन पे है, वो है कौन? उर्वरक विभाग। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। देखिए ये स्कीम जो चलाई जा रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो SC हैं, दिव्यांग हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, उद्यमिता की भावना को विकसित करने के लिए और उन्हें रोजगार देने वाला जॉब गिवर्स बनने में सक्षम बनाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें क्या हुआ, एक वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है कि अगर किसी की
मस्तिष्क में कोई इनोवेटिव आइडिया है तो सरकार उसे क्या करेगी, उसे फंड प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपने विचार को वास्तविकता में बदल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST अनुसूचित जनजाति के छात्र पढ़ रहे हैं और उनमें नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, यहाँ पर इस मिशन की शुरुआत किया है। ठीक है, और यहाँ पर केवल अनुसूचित जाति जनजाति इसमें सभी शामिल हैं। ठीक, तो उद्देश्य आप समझ गए। यहाँ पर आप देखें तो सरकार क्या करेगी, 1000 अनुसूचित जाति के युवाओं की पहचान की जाएगी जिनके पास स्टार्टअप प्रारंभ करने का, कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए विचार होगा। ठीक है, और लगभग लोगों को 3 साल में 30 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना एग्जाम में। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर जैव विविधता परिषद। देखिए, जम्मू कश्मीर अब एक अलग यूटी बन चुका है और यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी काउंसिल का गठन किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इसमें मेंबर कितने होंगे, तो 10 मेंबर होंगे, 5 पदेन मेंबर होंगे और 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात इसमें, और कुछ भी याद नहीं रखना आपको। आगे, जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020। देखिए, इस मैगजीन में जो भी चीज़ें दी गई हैं ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो ही। ठीक है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें एकदम लेबर की तरह काम नहीं करना है कि बस लगे हैं तो लगे हैं, हर पॉइंट याद कर रहे हैं। जी नहीं, आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। अब जैसे सपोज़ जम्मू कश्मीर में जैव विविधता परिषद का गठन किया गया, कभी उत्तर प्रदेश ने अपने बारे में नहीं पूछा कि उत्तर प्रदेश में जो काउंसिल होती है उसमें मेंबर कितने होते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के बारे में कभी पूछ सकती है? आप खुद सोचिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखिए, ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, तो इनको आप बिल्कुल से छोड़ दीजिए। आगे, ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे अभी देखिएगा। जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू किया गया 23 सितंबर 2020 को, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया था, लोकसभा ने पहले ही पारित किया था 22 को, और राष्ट्रपति की भी इसको परमिशन मिल गई। क्योंकि ये यूटी है, इसलिए यूटी के लिए कानून बनाने का काम कौन कर रही है, संसद कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, इसमें जम्मू कश्मीर में राजभाषाएँ के रूप में कुछ अन्य भाषाओं को भी शामिल किया गया। पहले उर्दू हुआ करती थी जम्मू कश्मीर की राजभाषा। ठीक है, अब इसमें कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को भी कामकाज की भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, भारत प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के बारे में है। देखिए, यहाँ पर हाल ही में प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया, इनके द्वारा पहली भारत प्रसन्नता रिपोर्ट, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 पब्लिश की गई। इसमें जो हमारे 36 राज्य और यूटीज़ हैं 36, उनकी प्रसन्नता के स्तर का मापन किया गया है। ठीक है, और ये जो है, ये गुरुग्राम में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसमें ये कार्यरत हैं। अब देख लेते हैं, इस इंडेक्स में बताया गया कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, कौन ज़्यादा नाराज़ है, नाराज़ तो नहीं, मतलब कम खुश है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें मिज़ोरम टॉप पर है प्रसन्नता रैंकिंग में, मिज़ोरम 1st पोजीशन पे, पंजाब 2nd नंबर पर है, अंडमान निकोबार 3rd नंबर पर है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें यूटी और राज्य सबको मिला करके मतलब एक संयुक्त रैंकिंग जारी की गई है, ओवरऑल रैंकिंग है। और यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश आता है 10वें नंबर पर, अगर सबको मिला दिया जाएगा तब। ठीक है, अगर अलग अलग बात करेंगे तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए मिज़ोरम टॉप पर है, ये तो पता है। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर केवल बात करेंगे तो उसमें अंडमान निकोबार पहले नंबर पे आता है। अगर आप इसको भी देखेंगे क्रम से, ये यहाँ देखिए 3rd नंबर पे अंडमान निकोबार है। तो अगर आप जब अंडमान केवल यूटीज़ की एक अलग कैटेगरी बनाएंगे तो वहाँ पर ये तो टॉप पर ही रहेगा ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको अलग करके देख लेते हैं। बड़े राज्यों की बात करें तो इसमें शीर्ष 3 पर कौन है, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना। तो बस एक याद रखिए, पंजाब जब सबसे खुश है केवल जब राज्य की बात होगी, और वो भी बड़े राज्य। छोटे राज्य की जब हम बात करेंगे तो इसमें मिज़ोरम आ जाएगा। ठीक है, मिज़ोरम टॉप पर आ जाएगा और सिक्किम 2nd नंबर पर। और उत्तर भारत की अगर बात करें, जो नॉर्थ इंडिया हमारा है, वहाँ पर शीर्ष 3 राज्य कौन है जो सबसे ज़्यादा खुश हैं, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। और दक्षिण भारत में तो पुदुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो टोटल रैंकिंग हमारी है, संयुक्त रैंकिंग है, उसमें छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे नीचे है।
छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो सबसे कम खुश हैं। और समग्र रैंकिंग में यूपी का कितना स्थान है, 10वां स्थान है। ये भी हमने देखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो डेटा है वो 2020 के लिए है, लेकिन इसमें कुछ बातें 2025 तक के लिए भी बताई गई हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि 2025 में क्या होगा। 2025 में छत्तीसगढ़ जो है वो अंतिम स्थान पर होगा, और जबकि उत्तर प्रदेश किस नंबर पे होगा, 19वें नंबर पे होगा। ये 2025 का एक एजम्पशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और अभी जो है अभी भी छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर है, और उस समय भी क्या होगा, छत्तीसगढ़ जो है वो अंतिम स्थान पर ही रहेगा 2025 में भी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बताया गया। आगे चलते हैं। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, ये क्या हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 के प्रावधानों के अनुरूप है। आनंदम की टैगलाइन क्या है, सर्वभूत हितेरता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सदा सबके कल्याण के लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी बहुत ही आसान है। इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे लोक सेवक हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनको तैयार करना। किसके लिए तैयार करना, भविष्य के लिए, क्योंकि जो भविष्य का भारत है, एक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को हासिल करने में जो हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो हम एक ऐसे लोक सेवक को चाहते हैं जो क्या हो, बहुत ही अधिक क्या हो, क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, रचनात्मक हो, कल्पनाशील हो, इमेजिनेटिव हो, इनोवेटिव हो। ठीक है, प्रोएक्टिव हो, अग्रसक्रिय हो, प्रोफेशनल हो, प्रोग्रेसिव हो, प्रगतिशील हो, ऊर्जात्मक हो मतलब एनर्जेटिक हो, और यहाँ पर पारदर्शी ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड भी हो। ये नहीं कि उसे कुछ डिजिटल वर्ल्ड में है, जी रहा है और उसे फ़ोन तक भी चलाना नहीं आता, या फिर आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे वो परिचित नहीं है। इसीलिए आपसे थर्ड पेपर में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में पूछा जाता है हर बार, चाहे वो 5G हो। यहाँ तक कि 2018 के PCS में उन्होंने पूछा था कि नेक्स्ट दशक में आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताइए। जैसे 5G है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो हमेशा विकसित चरण में हमेशा रहती हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, 3D प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इनसे परिचित होना चाहिए लोक सेवक को। ये बात मिशन कर्मयोगी में बताई गई। तो यहाँ पर देखें तो मिशन कर्मयोगी के तहत 46 लाख जो हमारे सेंट्रल कर्मचारी हैं उनको कवर किया गया है। 5 वर्षों में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके 6 स्तंभ हैं। 6 स्तंभ आपको याद नहीं रखना है बिल्कुल भी। यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए आई गॉट का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। मतलब ये जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा वो कैसे चलेगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलेगा। आई गॉट कर्मयोगी। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। क्लियर, चलिए बस इतनी सी बात इसमें थी। आगे चलते हैं। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब, तो इसकी शुरुआत भी हो गई। एक लैब का गठन किया गया 27 अगस्त 2021 को। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक सेवकों के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया, नई दिल्ली में। वहाँ पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर एक जो डिजिटल लर्निंग लैब है इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा एक फर्स्ट टॉपिक था राष्ट्रीय परिदृश्य वाला, वो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद जो शुरुआत होती है वो है लीगल, विधिक परिदृश्य। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए हम एक अलग वीडियो मैं तैयार कर दूंगा, तो जो केवल लीगल परिदृश्य पे रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।